स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और क्विकली एक बार बाजार पर नजर डाल लेते हैं। एक शार्प गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही तेजी से टूटा मार्केट। अभी तक 22,200 के ऊपर था, लेकिन अब 150 अंक नीचे आ चुका है निफ्टी। और बैंक निफ्टी में देखेंगे तो 460 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। अगर ऊपरी स्तर से देखेंगे तो निफ्टी करीब करीब 180 अंक नीचे आ चुका है। ये तेज गिरावट अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखना होगा ये कहाँ तक संभलता हुआ नजर आ रहा है। और हम देख रहे हैं कि एनएससी एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर देखेंगे तो वहां पर भी काफी तेज गिरावट, और केवल 450 शेयर्स रह गए हैं जो कि हरे निशान में हैं। बाकी 1800 शेयर्स जो हैं वो लाल निशान में आ चुके हैं। तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हम ये तेज गिरावट देख रहे हैं। इस बीच हम देख रहे हैं ऑटो स्टॉक्स में भारी गिरावट, आईटी स्टॉक्स में भी यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रही है। विप्रो 2% नीचे है, बजाज ऑटो 2.5% नीचे आ चुका है। तो ऑटो स्टॉक्स काफी ज्यादा प्रेशर बना रहे हैं, और आईटी में भी हम देख रहे हैं कि गिरावट हावी इस वक्त दिखाई दे रही है। अंशुल जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अंशुल जी, क्या वजह देख रहे हैं आप इस गिरावट के पीछे, और अब कहां तक ये करेक्शन और गहरा सकता है? नमस्कार पूजा जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए पूजा जी, निफ्टी पे 2 दिन के हाईस के ऊपर रिजेक्शन मिला है। और लोअर डिग्री चार्ट 15 मिनट पे देखें तो एक छोटा सा ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन है और राइजिंग ट्रेंड लाइन थी जिसका ब्रेकडाउन आया है 22,160। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आना थोड़ा सा नेगेटिव होता है। अब 2 दिन के जो लोज हैं 22,090, ये अगर वापस से अगले आधा घंटे या 40 मिनट में रिक्लेम नहीं होते हैं तो फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डीपर करेक्शन देगा। निफ्टी पे 20 डे मूविंग एवरेज है 21,950। तो यही मेरा टारगेट होगा। मेरे को नहीं लग रहा है कि 22,090 के ऊपर ये वापस टिकेगा, बट अगर टिक जाता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी। लेकिन अगर करंट सिनेरियो मेंटेन रह जाता है तो 21,950 का टारगेट आ रहा है, और थोड़ा सा भी पुल बैक 22,090 तक आता है तो हम अपने क्लाइंट्स को निफ्टी पे शॉर्ट रिकमेंड करेंगे एक 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। बैंक निफ्टी में 3 दिन के लोज के नीचे ब्रेकडाउन आया है। अगर ये सस्टेन करता है तो फिर बैंक निफ्टी भी यहाँ से 45,700 तक आ सकती है, बट रिलेटिवली निफ्टी में थोड़ी सी ज्यादा वीकनेस है क्योंकि स्ट्रेंथ भी यही थी, करेक्शन में वीकनेस भी पहले यहीं आएगी। तो 20 डे मूविंग एवरेज निफ्टी पे टेस्ट होता हुआ दिख रहा है 21,950, यही हमारा टारगेट रहेगा। ये है नज़रिया फिलहाल बाजार की जो चाल है उस पर आता हुआ। और बढ़ते आगे और शुरू करते हैं अपना खास सेगमेंट शेयर बाजार सबका अधिकार, जिसके जरिए हम आपके तमाम उन बेसिक सवालों का जवाब देते हैं जो आपको शेयर बाजार में कारोबार के लिहाज से, जानकारी के लिहाज से और तमाम और पहलुओं के लिहाज से आपको जाननी होती है। और इसके साथ ही स्टॉक्स पर भी जो आपके सवाल होते हैं वो भी हम शामिल करते हैं। भजन लाल साहब हैं यूएई से, और इन्होंने अपना सवाल सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंचाया है। और इनका बड़ा बेसिक सा सवाल है। इनका सवाल है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसी रणनीति बनानी चाहिए। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आखिर रणनीति क्या होनी चाहिए? भजन लाल जी बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देंगे। हम ये मानकर चल रहे हैं कि आप तमाम बेसिक बातें जो हैं वो बाजार की जानना चाहते हैं। अंशुल, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर कोई बिगिनर है तो उसको किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? नमस्कार प्रशांत जी। देखिए, मैं पहले डिस्क्लेमर के साथ चालू करूंगा। इंट्राडे बहुत रिस्की ट्रेडिंग होती है क्योंकि ये प्रोफेशनल्स का गेम है। आपको हमेशा स्क्रीन पे रहना पड़ता है, और छोटे छोटे मूवमेंट जैसे निफ्टी पे सुबह ब्रेकआउट दिखा रहा था और ब्रेकआउट एकदम से फेल हुआ, और जिसने भी इसको नोटिस किया ब्रेकआउट फेल होते हुए, क्योंकि फेल्ड मूव्स आर फास्ट मूव्स, तो जैसे ही मूव फेल हुआ और बहुत तेजी से नीचे की तरफ टारगेट हुए, तो जो ब्रेकआउट में ट्रैप हुए उनके स्टॉप लॉसेस कटे, और जिनने ब्रेकआउट फेल जल्दी से जज किया वो शॉर्ट पोजीशन ले लिए। तो इतनी तेजी, इतनी एजिलिटी है तो ही इंटरडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। और इंटरडे ट्रेडिंग जो हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं, मैं वो एक स्ट्रैटेजी आपको बता सकता हूँ, क्योंकि कई तरह की स्ट्रैटेजीज हैं। एक प्रीवियस डे 1-2 दिन का हाई और लो मार्क करके चलिए। अगर छोटी सी रेंज के अंदर है स्टॉक और प्रीवियस डे हाई टूट रहा है तो बाइंग करके चलना चाहिए, और प्रीवियस डे लो टूट रहा है तो सेलिंग करके चलना चाहिए। और थोड़ा सा 20 डे मूविंग एवरेज अगर लगा लेते हैं, या जिस भी चार्ट पे आप ट्रेड कर रहे हैं, 5 मिनट या 15 मिनट या 1 घंटा, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हैं, 20 पीरियड मूविंग एवरेज लगा लीजिए। और कभी भी 20 डे मूविंग एवरेज, 20 पीरियड मूविंग एवरेज के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर वो नीचे की तरफ बता रहा है तो आप सेलिंग के सौदे लेंगे।
अगर वो ऊपर की तरफ उसकी दिशा है तो आप बाइंग के सौदे लेंगे। तो हम अपने क्लाइंट्स को इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी पे काम कराते हैं कि प्रीवियस डे हाई लो का ब्रेकआउट हो और साथ में 20 पीरियड मूविंग एवरेज उसी डायरेक्शन में हो, तो हम उस डायरेक्शन का ट्रेड करते हैं। तो भजन लाल जी, आपके सवाल का एक हिस्सा हमने कवर कर लिया कि भाई इंट्राडे ट्रेडिंग दरअसल उसमें बेसिक्स क्या हैं, लेकिन उसमें हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने एक डिस्क्लेमर भी दिया कि ये रिस्की है। तो बहुत सी चीज़ों का पक्की जानकारी और समझ के साथ ही आगे बढ़ना होता है। बाकी क्या क्या पॉइंट समझने होते हैं वो भी आपके सामने उन्होंने रखा। एक सवाल का आपका ये था कि लंबी अवधि के लिए आखिर शेयरों की पहचान कैसे करें। गौरांग सर, इस सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूँगा। भजन लाल जी जानना चाहते हैं कि लंबी अवधि का अगर नज़रिया है तो जो शेयर हैं उनकी पहचान कैसे की जाए। शान जी, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले जो पहला प्रश्न था उसका स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि अगर आप एनआरआई हैं और अगर आप एनआरआई अकाउंट खोलते हैं तो मेरे ख्याल से वहां पर आधिकारिक तौर पर कुछ पाबंदियां हैं। अगर आप स्थानीय अकाउंट खोलते हैं तो आपको ट्रेडिंग की अनुमति दी जाएगी। मेरे ख्याल से एनआरआई अकाउंट में इंट्राडे ट्रेडिंग पर पाबंदी है। ये स्पष्टीकरण आप भी जरा देख लीजिएगा ताकि भजनलाल जी को थोड़ी बहुत और सहूलियत हो समझने के लिए। कहने का तात्पर्य, अगर एनआरआई अकाउंट है तो वहां पर अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप। स्थानीय मार्केट में अगर लोकल अकाउंट है तो फिर आपको इजाजत मिलती है। आते हैं अब फंडामेंटल्स के ऊपर। तो भजनलाल जी, जो भी ब्रोकर के पास आप अपना, और ब्रोकर यानी कि मानित और रजिस्टर्ड ब्रोकर सेबी से जो रजिस्टर्ड है उसी के पास आप अकाउंट खोलिएगा। ऐसे तो अनौपचारिक तौर पर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर जो कि एक अनरजिस्टर्ड विश्वविद्यालय जिसे मैं कहता हूं, गूगल और व्हाट्सएप और जो भी सोशल मीडिया यूनिवर्सिटीज होती है, वहां पर जो जानकारी है उसको नजरअंदाज कीजिए। रजिस्टर्ड से भी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास जाइए। ब्रोकर क्या इतिहास क्या है कामकाज करने में इस क्षेत्र में वो समझ लीजिए, उसके पास जाकर के अकाउंट खोलिए। और जब आप अकाउंट खोलते हैं तो वो ब्रोकिंग हाउस या फिर वो जो कंपनी होगी वो अपने आप के तरफ से फंडामेंटल रिसर्च रिपोर्ट्स भी निकालती होगी, जैसे हमारी कंपनी भी निकालती है। तो आपको खुद को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ब्रोकर आपको वो सहायता करेगा कि लंबी अवधि के लिए आपको कौन से कंपनी में निवेश करना है। लेकिन केवल मात्र ब्रोकर के कहने पर या किसी एक व्यक्ति के कहने पर आप निवेश मत कीजिए। थोड़ा बहुत निवेश करने के लिए आप भी अभ्यास कर लीजिए, समझ लीजिए कि कौन सी कंपनी में कौन से क्षेत्र में आप निवेश करने वाले। ये सबसे पहले, बाजार सभी जोखिमों के अधीन होता है, चाहे आप कारोबारी हो या निवेशक हो। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी घटनाक्रम होती है उसका सकारात्मक नकारात्मक सा असर बाजार पर पड़ता है। बाजार में निवेश करते हैं तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ होनी चाहिए। और अगर आप बाजार में निवेश करते हैं तो कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि आपका निवेश की गई पूंजी सिर्फ बढ़ेगी, घट भी सकती है। तो इसकी तैयारी आप स्पष्ट रूप से रखें। ठीक है, तो ये है आपके लिए सलाह इंट्राडे और लॉन्ग टर्म के लिहाज से दोनों ही तरीके से हमने आपको समझा दिया कि आप शेयर बाजार में किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं अकरम शेख जी। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं और आप सवाल पूछिए अपना। जी, गुड मॉर्निंग, अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। जी सर, मेरा जी। क्वेश्चन है कि मेरे पास एनएचपीसी के 1200 शेयर है, 92.25 एवरेज प्राइस है उसकी। और अभी जो प्राइस डाउन हो रही है तो मुझे लग रहा है कि ऐसे तो अगर जाए तो और 500 शेयर मुझे लेना है, अगर प्राइस डाउन होती है तो। ठीक है, तो क्या करना चाहिए मुझे? ठीक है। आप ठीक है अंशुल जी, एनएचपीसी पर आप क्या सलाह देंगे? अभी गिरावट आई इस स्टॉक में भी, 2% नीचे ये आ चुका है और इनकी खरीद भाव से भी थोड़ा नीचे है, करीब 5,000 का नुकसान हो रहा है। एवरेज करने के ऊपर ये थोड़ी सलाह चाह रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि अभी एनएचपीसी के बारे में हमने बात भी की है काफ़ी बार। एक्सपर्ट्स को अब पसंद भी आता है पावर स्पेस में ये स्टॉक, लेकिन जब एवरेज करने की बात आती है तो फिर किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? और अकरम जी को आप क्या सलाह देंगे? देखिए पूजा जी, एनएचपीसी में एक ब्रेकआउट था 83 रुपीज का, जहां से इसने 115 रुपए तक का हाई बनाया था।
तो अगर एवरेज करना है तो 83 रुपीज के आसपास ही इनका एवरेज बनेगा। 82 83 एक इमीडिएट सपोर्ट है डेली चार्ट पे, और उसके नीचे स्विंग लो 77। तो ये 77 से 82 83 ये 3-4 रुपए का जो रेंज है, ये एक मेजर सपोर्ट का है। तो इसी रेंज में एवरेज करना चाहिए, और 77 रुपीज के नीचे क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, क्योंकि 77 एक मेजर सपोर्ट है जिसके नीचे लोअर हाई की फॉर्मेशन हो जाएगी डेली चार्ट पे। तो 77 के स्टॉप लॉस से 83 82 की रेंज में एवरेज करना चाहिए। ऊपर में 100 रुपए पे एक रेजिस्टेंस है, निकलने के बाद 110 रुपए तक का टारगेट आराम से मिलेगा। ओके, तो ये है सलाह एनएचपीसी पर आपके लिए, और एवरेज करने की भी सलाह आपको दी गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक में जाते जाते जो इवेंट हो रहा है वो आदित्य बिरला सन लाइफ की तरफ से, उसके बारे में जानकारी आपको दे देते हैं। देश में एसआईपी को लेकर किस तरह का रुझान है, इस पर वोएच के 10वें एडिशन में पुणे की म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मैत्रेयी दांडेकर और कोयम्बटूर के राकेश डी रताड़िया से खास बातचीत की है हमारी सहयोगी कविता थपलियाल ने। आइए आपको सुनवा देते हैं। तो मैं हूँ ABSL AMC के वोयाज के 10th एडिशन में, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमने पूरे भारत से डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक जमावड़ा देखा है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ देश के बहुत ही नामचीन डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मौजूद हैं। समझते हैं इनसे कि किस तरह निवेश को लेकर ट्रेंड देश में बढ़ रहा है। मैत्री है मेरे साथ, जो कि बहुत जानी मानी डिस्ट्रीब्यूटर हैं पुणे में, और राकेश साहब हैं जो कोयम्बटूर में कमान संभाले हुए हैं। देश भर में इनके बहुत सारे क्लाइंट्स भी हैं। तो दो जन हैं, मेरे सेकंड सवाल बहुत सारे होंगे आप दोनों से। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि एवरेज एसआईपी की जो राशि है, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो कितना बड़ा है? शुरुआत अगर लोगों ने की है 500 रुपए से, तो अब हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एसआईपी आपके पास कितने की है? मेरे पास जो हाईएस्ट राशि है एसआईपी की, वो तो अभी कुछ लोगों की 1.5 लाख है, 2 लाख है, पर बीच का जो देखें एवरेज अगर हम देखेंगे तो कुछ लोग निचले स्तरों से भी आते हैं, तो वहाँ की सब देख के वो 10 या 15 हज़ार से महीना जा रही है। पर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो एक महीने में 1.5 लाख करते हैं, 2 लाख करते हैं, 2.5 लाख करते हैं। स्पेसिफिकली जो देश के बाहर जो लोग रहते हैं उनकी काफ़ी रहती है एसआईपीज। देश में जो बड़े स्तरों पे जो काम करते हैं उनकी काफ़ी रहती है। तो वहाँ से लेके निचले स्तरों तक, जो आपके घर में काम वाली बाई आती है, आपके घर में अगर कोई माली आता है तो उसकी एसआईपी। मेरा खुद का माली मुझे बोलता है कि दीदी मेरे पास इतना पैसा है तो मैं क्या करूँगा इसका, तो उसकी एसआईपी कुछ शुरू है। तो सब लोग अभी उनको पता चल रहा है कि यहाँ से काफ़ी मुनाफा हो रहा है, तो सब लोग अभी यहाँ पे आ रहे हैं और एसआईपी शुरू कर रहे हैं। तो मिनिमम एवरेज टिकट साइज तो अभी राशि का 15,000 तो हुआ है मेरा, 10 या 15,000 तक जा रहा है अभी। तो एसआईपी क्योंकि लोगों को बहुत सेफ जरिया लगता है बाजार में पार्टिसिपेट करने का, आजकल हम देख रहे हैं छोटे शहरों में, जिनको हम B30 भी कहते हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है एसआईपीज को लेकर। किस तरह का ट्रेंड है? क्या B30 ऐसे शहर हो जाएंगे जो टॉप शहर है उनको भी मात दे देंगे एसआईपी के मामले में, निवेश के मामले में? अमाउंट के बारे में तो मालूम नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एसआईपीज बहुत आ रही है। हाँ, सो शहर से गांव में नंबर ऑफ एसआईपीज बहुत सारी हो जाएगी। How many of you have attended all 10 seasons of Voyage? Raise your hand. Okay, very few I can see. How many of you have attended the last 5 seasons? Okay. How many of you are attending the first time? There you go. Now that is the new India. That is the new India we are talking about. That how? Okay, how many of you have a EMI? सबकी EMI होती है? How many of you have a SIP? Raise your hand. There you go. Isn't this the new India? The number of people in this room who have SIPs is far higher than the number of people who have EMIs. So now with fund managers, what can I talk? फिर flows आते रहेंगे, अब क्या बात करें? महेश, बात ही नहीं करने कुछ. So I had taken this impossible task, which I think I've achieved in the first 1 minute itself. A task that I will make Mahesh Patil laugh in today's Voyage. And he's smiling in the first 30 seconds. So Mahesh, it's a good beginning, right? It's a great beginning. Okay, now, 30 years wealth management. 30 years of CAGR return, which is superlative. Let's understand where we stand now.
they say good news and good prices, it rarely comes together. Right now the news is great. Right. सब अच्छा लग रहा है, कुछ खराब नहीं है. But when the news is great, prices are bad. What is the way forward for the audience here? What should be the message from Birla AMC and what should be the takeaway for them? Yeah, good morning and welcome to this Voyage event. So I think we have been through this occasion, okay, we've been trying to put forward our views. Okay, every time we come, okay, and talk over here, we always worried, market has reached a peak, what now, right? That's a common question which is there, right? But you're right, I think last 1 year has been unprecedented, right? The kind of returns, what we have seen. And it's been climbing the wall of worry. I mean, we had all the concerns, what you can say last year, right? We had the Russia-Ukraine crisis, which was earlier, high interest rate, high inflation. And despite that, we have seen fantastic returns. Obviously, markets have gone slightly ahead of fundamentals, okay, is what we can guess from that. But yeah, you're right, sentiments are at its peak. But at the same time, a lot of skepticism is also been there, right? If you look at a lot of foreign investors, they have been selling, right, last year. And it's been the domestic investors, okay, which we have seen strong inflows over there. But I think when you look at the market or even look at the stocks, the way you look at it, a stock becomes expensive, right, because of price appreciation. But I think it's more about backward but forward looking. What is the story likely to unfold going forward? And that's where is the India story. I mean, the theme of our event is Dominant Bharat. And we had the earlier speaker, Dhaval, talking about, if you really believe that Bharat is going to be the third largest economy in the last 7 years, right? And the GDP is going to grow at, say, 7% plus. I think then you will see a lot of opportunities emerging. I think corporate India growth we have seen, which has been very strong in the last 2 years, I think will continue to grow at a double-digit rate, right? And if that is the case, then markets, while they might consolidate a bit in the near term because of the last huge outperformance, but I think you will still make the long-term returns what the markets have given, right? In the last 30 years or 20 years, if you look at markets have given around 13% compounded. I think which is a great return which one can expect. And I think there will be some challenges. We are entering into a period where US economy, right, globally you could see some slowdown. And to that extent, there could be some hiccups. But clearly for investors or who are taking a longer term view, I think this is an exciting time to be in here, right? I mean, I see that for the first time, a lot of fundamentals are falling in place, right? We have, for the GDP, investments, okay, which has kind of not really fired in the last 10 years. We are seeing that leg now starting to do well, okay, which will continue to sustain our growth. Most importantly, I think India's macroeconomic stability has really been significant improvement over there, right? For a developing country, I think that's most important. Whether you look at our currency, right? The volatility in the currency in the last, 2-3 years has been the lowest, one of the top lowest decile compared to either a developed market or the the emerging market currencies. We have seen that interest rates, right, have been fairly stable. So I think that macroeconomic stability would ensure that India's risk premium, which is there, okay, needs to come down. So that will mean that India will continue to remain expensive. I think you're not going to get cheap. I think people always complain that India is expensive compared to other emerging markets. I think that premium will continue to be there. And I think that's investors, if, as I said, if the GDP grows from here, corporate earnings grow, I think you will see returns, reasonable returns from here is what we should expect. So, if last 2 years, last 3 years have been great, if one looks at the next 5 years, next 10 years, do you think equity returns will be in line with the historical averages, which is anywhere between 13 to 15%? If the starting point is, let's say, today, do you think future returns would be in line with long-term averages for next 5 to 10 years? You know, you may get 1 good year, 2 bad years, 3 good years, 4 bad years, but in general, 5 to 10 years, will the averages of long-term be maintained? Yeah, I would say, see, if you just go back and see, right, while last 2-3 years has been fantastic, but we went through a pain period, right, even in terms of economy, right, from 2013 to 2018-19, right, where the earnings growth trajectory was much lower than the long-term trend, right? I mean, our long-term trend of earnings growth has been slightly higher than the nominal GDP growth, which is, as you know, and we were growing at around, say, 5% or so. I think in the last
post-COVID, where we've seen that acceleration, and there's been a big transformation which has happened. We have seen the overall productivity, the ROEs of the companies has gone up. I think the whole digital transformation also what we have seen, I think India has really handled that very well. And that also places in a better position in terms of globally the change what we are seeing. And also the world, the way the world is reimagining, right? India has now arrived at the center stage. India is likely to be a supplier to the world in a larger sense. So that's an opportunity which was not there earlier. And that puts you in a different growth trajectory going forward. So I would say that if you look at the broader market, right? I mean, there are pockets of over exuberance in the market which are there. But if you look at Nifty for that matter, right? So Nifty, while it has done well in the last 2 years, its earnings growth has also been in line with the returns what Nifty has given, right? So the market is kind of fairly valued or slightly above the long-term average. So in that context, I think returns, should track earnings growth, right, is what one would expect. And earnings growth should broadly track your nominal GDP growth, is what I feel. So you're right, I think you can expect the long-term trajectory of earnings returns and market returns is what investors can expect over the next, say, 5 years. I mean, there'll be ups and downs. I mean, after such a large outperformance, there'll be a period. I mean, Nifty, we were discussing the last show, right? In the last 8 years, the market has not given negative returns. I mean, this has been the longest streak what we have seen. It can still continue, but I think we should look beyond that and take a view for the next 5 years. I think that looks still good even from here. Rish, I'll start with a very simple question, a question which in a sense pops up on our social media, a question which everybody asks me when we are walking into this, Voyage symposium. अरे market बहुत चल गया है, गिरने वाला है, संभल के रहो. There is a general view that, okay, the run-up has been extraordinary, it's too good to be true, and there is bubble and trouble in the market. Can I say to this audience confidently that the Birla House view is that there is no bubble, there is no trouble? Bubble trouble. Thank you, Nikunj, and really excited to be part of this voyage. For me, of course, this is my first one, having joined Team Birla Mutual Fund. Are they a good team? Have they welcomed you well? Yeah, they have. But I'm taking this opportunity to thank myself. Okay. It's a good team, 10 years. Right. So bubble or trouble? I don't think that we are in either camp that, we should be very worried about, nor should we be in the camp that, should be greedy. Right? Now you can think that's a hedged kind of a view. Right? Don't go to either extreme. But let me try and paraphrase, when we are asked, market kya lagta hai? Because this is what comes to us, whether we attend a wedding or whether we attend a funeral. In the side, fund manager को हमेशा यही पूछते हैं कि birthday party में भी पूछते हैं. So market क्या लगता है? Right? See, market में basically 3 चीजों का संगम है. Right? You got earnings, you got liquidity, and you got sentiment. And the interplay of that is pretty much what determines the medium-term structure of markets. Right? Now, if I take the first pillar, that of earnings, the last 3 years we have actually seen earnings double. On the base. So just to give you some context of numbers, from about 6.5 lakh crores of total profits, today we are close to about 14 lakh crores of total profits, right?